हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक हम लोग मिल करके 2 ट्रेड लिखित में सरकार को भेज चुके हैं। 2 ट्रेड चाहिए, उसमें से एक ट्रेड है नर्सिंग। ये मेडिकल लाइन में नर्स के द्वारा जो पेशेंट को सेवा दिया जाता है, तो नर्सिंग एजुकेशन के लिए, और ऑटोमोबाइल एजुकेशन, लड़कियों के लिए नर्सिंग और लड़कों के लिए ऑटोमोबाइल। ये बस, कार, मोटरसाइकिल, जीप वगैरह, मतलब मशीनरी जो गाड़ियां रोड पर दौड़ती है उसको ठीक ठाक करने का एजुकेशन। तो नर्सिंग और ऑटोमोबाइल एजुकेशन, ये टेक्निकल एजुकेशन दोनों लिख करके भेज चुके हैं। ये दोनों टेक्निकल एजुकेशन ये इस विद्यालय को, मतलब पीएम श्री विद्यालय के लिए स्पेशली अभी दिया जा रहा है, यहाँ आने वाला है। इसके तहत सभी बच्चे नर्सिंग और ऑटोमोबाइल का एजुकेशन ले पाएंगे। और कहा भी जाता है कि रिंच और सिरिंच ये कभी नहीं बैठता है, और हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने इसी रिंच और सिरिंच को चुना ताकि हमारे समाज के बच्चों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। इसी के साथ हम पुनः सभी को शुभकामना देते हुए हम अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अंत में रामनंदन राव से मैं आग्रह करूंगा कि अपने 2 शब्द से हमारे प्यारे बच्चों को प्रोत्साहित करें। सम्माननीय प्राचार्य सह सभी शिक्षक शिक्षिका वृंद, आमंत्रित अभिभावक वृंद, गुलशने वतन के खिले अधगिले रंग बिरंगे कुसुम कचनार के रूप में और राष्ट्र के भावी कर्णधार के रूप में हमारे सभी छात्र छात्राओं, हल्की सी धूप खिलती है बरसात के बाद, हल्की सी धूप खिलती है बरसात के बाद, आगाज मोहब्बत होती है मुलाकात के बाद। जश्न गणतंत्र मुबारक हो आप सबों को, जश्न गणतंत्र मुबारक हो आप सबों को। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ है। तो आज 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं सर्वप्रथम नमन करना चाहूँगा भारत माता के उन वीर सपूतों को जिनकी शहादत, जिनकी कुर्बानियाँ, जिनकी अदम्य साहसिकता के बदौलत आज हम इस आज़ाद फिजा में अपने राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगे को नीले आसमान में लहरा करके इस जश्न गणतंत्र का लुत्फ उठा रहे हैं। यह तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। किसी शायर ने कहा है कि आन देश की शान देश की, आन देश की शान देश की, इस देश के हम संतान हैं। 3 रंगों का तिरंगा अपनी ये पहचान है। देश सलामी इस तिरंगे को, देश सलामी इस तिरंगे को, इस पर दिल कुर्बान है। सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। तो आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज से लगभग 76 वर्ष पूर्व हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय में हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि आखिर इतने बड़े विशाल देश का जो एक बहुत बड़ी संस्था है वह कैसे कार्यान्वित होगी, कैसे चलेगी। तो इसके लिए 9 दिसंबर 1946 को ही, यानी आज़ादी मिलने से पूर्व ही, आज़ादी तो मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसके पूर्व ही इसकी एक लंबी कहानी है कि साइमन कमीशन पहले आया था। और उसी समय में साइमन कमीशन भी क्यों आया था,
तो जब जापान में बम्बार्डिंग हुई थी 6 अगस्त और 9 अगस्त को, तो उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। यूएनओ में निर्णय लिया गया कि जितने भी देश दूसरे देश पर शासन करता है, अपना उपनिवेश बना करके उन लोगों को अब स्वतंत्र करना होगा। यह कानून पारित हो गया था कि अब सबको उपनिवेशवाद जो बना करके रखे हुए, तो इंग्लैंड ने भी सोचा कि अब तो हमें भी भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। इसलिए 45 के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब भारत को आज़ाद कर दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने साइमन कमीशन भेजा और वे लोग यहाँ आए और यहाँ के लोगों को प्रेरित किया कि आप लोग अपना संविधान बनाइए, अपना प्रधानमंत्री चुनिए। हालांकि प्रधानमंत्री चुनने में बड़ी गफलत हुई थी। यहाँ कांग्रेसियों को भार दिया गया कि प्रधानमंत्री का चयन कीजिए। तो उस समय में 16 मेंबर थे। 16 मेंबर में 4 खड़े हुए थे, पंडित नेहरू जी, सीताभी भट्टारमैया जी, जेबी कृपलानी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 4 प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हुए थे, जिसमें से 14 वोट सरदार पटेल जी को मिला था, 1 वोट पट्टाभिरमैया को मिला था, 1 वोट जेबी कृपलानी को मिला था। नेहरू जी को 1 भी वोट नहीं मिला था। इसके बावजूद महात्मा गांधी के गलत निर्णय लेने के कारण महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिजाइन लिखवा लिया और तब अपने मनोनुकूल पंडित नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। खैर जो भी हो, यह राजनीति की दांव पे तो हर जगह दांव पे चलता ही रहता है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें उस समय में 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे और उसमें से 22 समितियों का गठन हुआ, जिसमें से एक समिति थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भार दिया गया कि आप चाहे जो भी खर्च हो, आप भिन्न भिन्न देशों का भ्रमण करके संविधान बनाइए। तो 7 लोगों की समिति बनी, उसमें बहुत नाम है, कुछ नाम याद भी है, कुछ भूल गए हैं। तो वे लोग 60 देशों का परिभ्रमण करके तब इस संविधान का निर्माण के बनाए, जो संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। इसमें उस समय में 395 धाराएं आर्टिकल्स थे, आज 470 से भी अधिक धाराएं हैं और 22 भाग थे, आज 25 भाग हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, आज 12 अनुसूचियां हैं। आजकल इस संविधान में लगभग 1 से 4 संशोधन हो चुके हैं और समय की परिवर्तनशीलता को देखते हुए और भी संशोधनों की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा संविधान में दंड प्रक्रिया जो है वह इतनी पेचीदी, इतनी जटिल है कि अपराधी बड़े बड़े अपराध करके भी बच जाते हैं, निकल जाते हैं। इसलिए निकल जाते हैं कि उनके विरुद्ध में कोई गवाही नहीं देता है। और दंड प्रक्रिया में यह विधान है कि बिना गवाह के कोई भी दंड साबित नहीं किया जा सकता, इसीलिए बड़े बड़े गुनहगार बच जाते हैं। तो छोड़िए, अब अंतिम में यह बात कहनी है कि हमारा देश विकास के पथ पर तो बढ़ ही रहा है, हम सब लोगों का यह पुनीत कर्तव्य बनता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो विकास की राह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये अपने देश का खाते पीते हैं, गुण गाते हैं पड़ोसी देश का। समझिए ये लोग आस्तीन के सांप हैं, इनको यहाँ की प्रगति नहीं रास आती है, इन प्रगति इन्हें आंखों में चुभती है। इसलिए ऐसे लोगों से हमें हमेशा सावधान रहना है और जब कभी समाज में ऐसे लोगों का पता चले तो पुलिस को हम लोग सूचना करें। अंत में मैं अपने राष्ट्र के हित
चाहूँगा कि राष्ट्र के उत्थान में सब लोग लगे रहें। एक शायर ने लिखा है कि भूल न जाना भारत माता के उन वीर सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माता के उन वीर सपूतों का बलिदान। आज के दिन के लिए जो हुए थे हंस हंस कर कुर्बान, जश्न गणतंत्र बनाकर आज हम सब लिए शपथ, जश्न गणतंत्र बनाकर आज हम सब लिए शपथ कि बनाएंगे अपने भारत देश को और भी महान, और भी महान। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।